हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बारे में जानना आवश्यक है कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, सदिश क्षेत्र में स्थित किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स को ही सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। यदि हम सदिश क्षेत्र को सदिश ए से निरूपित करें तो उसका फ्लक्स लिखा जाएगा बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ds। और अगर उस सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ का आयतन dv हो, क्या हो बंद पृष्ठ का आयतन dv, तो ये फ्लक्स बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स और बंद पृष्ठ के आयतन का अनुपात ही क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, जिसे हम डाइवर्जेंस ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। तो समीकरण 2 की सहायता से हम किसी सदिश क्षेत्र ए के डाइवर्जेंस की गणना कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, समीकरण 2 में हमने आयतन बंद पृष्ठ के आयतन पर लिमिट dv टेंड्स टू 0 लिखी है, जो इस बात को इंगित करती है कि सदिश क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ का आयतन अति सूक्ष्म होना चाहिए। सदिश क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ का आयतन अति सूक्ष्म होना चाहिए। ठीक है, तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में इस सूत्र की सहायता से, समीकरण की सहायता से हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की गणना करना सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने किसी सदिश क्षेत्र में वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की कल्पना की, जिसके 3 वक्र u1, u2 तथा u3 हैं, तथा इन तीनों वक्रों के अनुदिश खींची गई स्पर्श रेखाओं की दिशा में एकांक सदिश क्रमशः क्या लिए गए हैं, E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। इस सदिश क्षेत्र में हम एक षटफलक आयतन अल्पांश, जिसका आयतन हमने यहाँ dv माना है, स्थित है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस सदिश क्षेत्र में जिसका हमें डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, इस सदिश क्षेत्र में एक षटफलक आयतन अल्पांश स्थित है, जिसका आयतन क्या माना गया है, dv। तो स्टूडेंट्स, इस आयतन अल्पांश से संबंधित फ्लक्स, इस आयतन अल्पांश से संबंधित बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स की हमें गणना करनी है, ताकि हम डाइवर्जेंस ए का मान ज्ञात कर सकें। तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स की गणना करने के लिए हम देखते हैं कि इस षटफलक में कितने पृष्ठ हैं, 6। इस षटफलक आयतन अल्पांश में कितने पृष्ठ हैं, 6। तो अगर हम एक एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की गणना कर लें और इन सभी फ्लक्सों का योग कर दिया जाए, तो इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस बंद पृष्ठ के केंद्रीय बिंदु P पर, इस बंद पृष्ठ के केंद्रीय बिंदु सेंटर पॉइंट P पर हमने माना कि केंद्रीय बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान कितना है, a। और इस केंद्रीय बिंदु P पर जो सदिश क्षेत्र का मान a है, वो चूंकि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश ए
को हम E1 कैप A1 प्लस E2 कैप A2 प्लस E3 कैप A3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ केंद्रीय बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, वक्र रेखीय निर्देशांक U1 U2 U3। अतः हम बिंदु P पर माने गए सदिश क्षेत्र A को घटक रूप में वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश A बराबर E1 कैप A1 प्लस E2 कैप A2 प्लस E3 कैप A3 समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके सभी पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले U1 वक्र के अनुदिश बिंदु P, केंद्रीय बिंदु P से H1 du1 अपॉन 2 H1 du1 अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ ABCD पर सदिश फलन का मान, सदिश क्षेत्र का मान क्या होगा उसकी गणना करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, केंद्रीय बिंदु P से H1 du1 अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ ABCD जो कि केंद्रीय बिंदु P के दाईं ओर स्थित है, उस पर सदिश क्षेत्र का मान किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले बिंदु P पर, केंद्रीय बिंदु P पर U1 वक्र के अनुदिश सदिश क्षेत्र का मान लिखेंगे, प्लस फिर बिंदु P से U1 वक्र के अनुदिश, U1 वक्र के अनुदिश घटक A1 में परिवर्तन की दर जो कि डेल A1 अपॉन H1 डेल U1 होती है, उसको लिखेंगे तथा इसे उस दूरी से गुणा करेंगे जिस दूरी पर यह पृष्ठ केंद्रीय बिंदु से स्थित है। तो केंद्रीय बिंदु से इस पृष्ठ की दूरी कितनी है, H1 du1 अपॉन 2, और यह दूरी क्या है, धनात्मक। हमने यहाँ केंद्रीय बिंदु P से दाईं ओर की दिशा को धनात्मक माना है, केंद्रीय बिंदु P से बाईं ओर की दिशा को ऋणात्मक मानेंगे, केंद्रीय बिंदु P से ऊपर की दिशा को धनात्मक मानेंगे तथा केंद्रीय बिंदु P से नीचे की दिशा को ऋणात्मक मानेंगे। तो इस आधार पर ABCD पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का मान लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर U1 वक्र के अनुदिश सदिश क्षेत्र का मान प्लस परिवर्तन की दर U1 वक्र के अनुदिश घटक A1 में परिवर्तन की दर गुणा वह दूरी जिस पर पृष्ठ ABCD बिंदु P से स्थित है, यानी बिंदु P से पृष्ठ ABCD की दूरी। तो इस प्रकार से हम किसी भी पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का मान लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पृष्ठ ABCD पर सदिश क्षेत्र का मान ज्ञात करने के पश्चात हम देखते हैं कि बंद पृष्ठ ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बंद पृष्ठ ABCD का क्षेत्रफल, तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी पृष्ठीय अल्पांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना हम पहले के लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर U1 वक्र के अनुदिश जो बंद पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल होता है H2 H3 du2 du3, H2 H3 du2 du3। ठीक है, तो ये बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ABCD का तथा बंद पृष्ठ ABCD पर सदिश क्षेत्र का जो मान है, उन दोनों को अगर गुणा करके लिख दिया जाएगा तो यह जो मान होगा वो हमें पृष्ठ ABCD से निर्गत फ्लक्स का मान देगा। तो पृष्ठ ABCD से निर्गत फ्लक्स का मान हमने किस प्रकार ज्ञात किया, सबसे पहले बंद पृष्ठ ABCD पर हमने क्या ज्ञात किया, सदिश क्षेत्र का मान, और फिर इस सदिश क्षेत्र के मान को किससे गुणा कर दिया, पृष्ठ ABCD के क्षेत्रफल से। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हमने केंद्रीय बिंदु P से प्लस H1 du1 अपॉन 2 दूरी पर स्थित बंद पृष्ठ ABCD पर फ्लक्स का मान ज्ञात किया, से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात किया, ठीक इसी प्रकार अन्य सभी पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स की गणना की जा सकती है। अन्य सभी पृष्ठों से संबंधित फ्लक्स की गणना करने के लिए
इन्हीं बातों को काम में लिया जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इन कि हमने ये फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट किया है। तो स्टूडेंट्स, फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले केंद्रीय बिंदु P पर उस वक्र के अनुदिश, जिस वक्र की दिशा में पृष्ठ स्थित है उसका मान लिखेंगे, प्लस उस दिशा यानी कि जिस वक्र की दिशा के अनुदिश वो पृष्ठ स्थित है उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे, और परिवर्तन की दर को किससे गुणा करेंगे, वो उस पृष्ठीय दूरी से गुणा करेंगे जिस दूरी पर वह पृष्ठ केंद्रीय बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ABCD पृष्ठ चूंकि मूल बिंदु O से, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O से U1 दिशा में जो रेखा अल्पांश की लंबाई होती है H1 DU1, तो U1 दिशा में इस रेखा अल्पांश की लंबाई कितनी है, H1 DU1। तो इस केंद्रीय बिंदु P से, चूंकि ये इस आयतन अल्पांश का क्या है, केंद्रीय बिंदु, मध्य बिंदु है, अतः ये वाला पृष्ठ, ये टोटल दूरी यहाँ तक H1 DU1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, H1 DU1/2। इसलिए हमने यहाँ पर दूरी जो लिखी है वो क्या है, H1 DU1/2। ठीक इसी प्रकार से जब हम इसके सम्मुख स्थित विपरीत पृष्ठ OEFG पर फ्लक्स की गणना करेंगे तो वहां पर जो दूरी लिखी जाएगी वो क्या होगी, दूरी देखिए H1 DU1/2, लेकिन यह दूरी जो लिखी जाएगी इसके लिए हम ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि दाईं ओर की दिशा धनात्मक मानी हमने और बाईं ओर की दिशा ऋणात्मक मानिए, अतः पृष्ठ OEFG जो कि ABCD पृष्ठ के सम्मुख स्थित है उससे निर्गत फ्लक्स का मान ठीक इसी प्रकार से होगा। बस हमें ऊपर वाली समीकरण में क्या करना है, इस प्लस की जगह क्या करना है, माइनस। बाकी सारे पैरामीटर्स वही रहेंगे क्योंकि ये दोनों पृष्ठ जो है वो U1 वक्र के अनुदिश है। ठीक है, बस यहाँ पर इस बात का ध्यान में रखना है कि ये वाला पृष्ठ केंद्रीय बिंदु से दाईं ओर है तथा ये पृष्ठ केंद्रीय बिंदु से बाईं ओर है। यह केंद्रीय बिंदु से H1 DU1/2 दूरी प्लस H1 DU1/2 दूरी पर स्थित है, जबकि ये माइनस H1 DU1/2 दूरी पर स्थित है। तो ठीक इसी प्रकार से गणना करके हम पृष्ठ OEFG से निर्गत फ्लक्स लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस आयतन अल्पांश में ये जो दोनों पृष्ठ हैं, पृष्ठ ABCD और पृष्ठ OEFG, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख विपरीत पृष्ठ हैं। तो जब फ्लक्स रेखाएं इस बंद पृष्ठ को से संबंधित होंगी तो इनमें से एक पृष्ठ से फ्लक्स रेखाएं एंटर करेंगी तथा दूसरे पृष्ठ से फ्लक्स रेखाएं एग्जिट करेंगी। अतः इन दोनों विपरीत पृष्ठों ABCD तथा OEFG से निर्गत नेट फ्लक्स जो हम लिख सकते हैं वो क्या होगा कि एक फ्लक्स तो धनात्मक होगा और एक फ्लक्स ऋणात्मक, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों सहित। तो φ1 को हमने यहाँ पर क्या माना है, धनात्मक, तथा φ1' को क्या माना है, ऋणात्मक। तो दोनों विपरीत पृष्ठों से निर्गत नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 माइनस φ1', और इसका मान क्या होगा, यहाँ देखिए जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो पहला पद तो कैंसिल हो जाएगा और ये जो बाद वाले पद हैं दूसरे पद दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ माइनस साइन है तो ये जब सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा और ये दोनों ऐड होकर हमें जो फ्लक्स का मान मिलेगा नेट फ्लक्स का, वो मिलेगा डेल ऑफ A1 S2 S3 अपॉन डेल U1 मल्टीप्लाई बाय DU1 DU2 DU3। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आयतन अल्पांश dV से संबंधित बंद पृष्ठ में दो विपरीत सम्मुख स्थित बंद पृष्ठ ABCD
तथा OEFG जो कि U1 वक्र के अनुदिश है से निर्गत नेट फ्लक्स का मान ज्ञात किया है, जो कि समीकरण 4 के द्वारा प्रदर्शित है। ठीक इसी आधार पर हम बाकी अन्य पृष्ठों से संबंधित फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम U2 वक्र की दिशा में स्थित जो दो पृष्ठ हैं, जो दो सम्मुख पृष्ठ हैं, क्या नाम है उनके, देखिए U2 वक्र के अनुदिश EBAF तथा दूसरा पृष्ठ है OCDG। ये दोनों U2 वक्र के अनुदिश स्थित सम्मुख पृष्ठ हैं। तो इनसे निर्गत नेट फ्लक्स क्या होगा, समीकरण 4 के आधार पर हम उसको लिख सकते हैं। पृष्ठ EBAF तथा पृष्ठ OCDG से निर्गत नेट फ्लक्स तो स्टूडेंट समीकरण 4 के आधार पर ये क्या हो जाएगा, माना कि ये नेट फ्लक्स है φ2 माइनस φ2 डैश। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां हम इस फ्लक्स को सेम इसी तरह से जिस प्रकार हमने समीकरण 4 की गणना की है उसी तरह से इसको गणना करके निकाला जा सकता है, लेकिन हम यहाँ इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं समीकरण 4 के आधार पर। तो उसका मान क्या होगा, डेल अपॉन डेल U2 मल्टीप्लाई डेल अपॉन डेल U2 ऑफ A2 H1 H3 multiply by du1 du2 and du3 du1 du2 and du3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि 1 को किससे रिप्लेस किया, 2 से, देखिए यहाँ, और 2 को किससे रिप्लेस किया, 1 से। 2 को किससे रिप्लेस किया, 1 से, और 1 को किससे रिप्लेस किया, 2 से। ठीक है, तो ये समीकरण 5। तो ये U2 वक्र के अनुदिश दोनों जो विपरीत पृष्ठ हैं उनसे निर्गत फ्लक्स का मान प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार U3 वक्र के अनुदिश जो दो विपरीत पृष्ठ स्थित हैं उनसे निर्गत नेट फ्लक्स का मान क्या होगा। तो देखिए, U3 वक्र के अनुदिश जो विपरीत पृष्ठ हैं उनमें से एक पृष्ठ है FADG तथा दूसरा जो पृष्ठ है वो है OCBE। क्या है, OCBE। ठीक है, इसी प्रकार विपरीत पृष्ठों FADG तथा OEBC से निर्गत नेट फ्लक्स तो उसको डिनोट करेंगे φ3 माइनस φ3 डैश से, और उसका मान ठीक समीकरण 4 के आधार पर लिखा जा सकता है जिस प्रकार हमने समीकरण 4 के आधार पर समीकरण 5 लिखी। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 को किससे रिप्लेस करना है, 3 से, और 3 को किससे रिप्लेस करना है, 1 से। तो डेल ऑफ A3H1 H2 अपॉन DU1 मल्टीप्लाई बाय DU1 DU2 एंड DU3 समीकरण 6।
तो क्या किया स्टूडेंट्स, हमने समीकरण 4 से इसका मान लिखने के लिए 1 को किससे रिप्लेस किया, 3 से। इसी तरह से यहाँ जो 1 था A1, इसको रिप्लेस किया 3 से 1 को तो A3, एंड 3 को रिप्लेस किया 1 से तो H1, ठीक है, और du1 du2 du3 एज इट इज से। तो ये हमने इस षटफलक आयतन अल्पांश जिसमें 6 पृष्ठ थे, उन सभी पृष्ठों से संबंधित फ्लक्स की गणना की है। अब हम यदि इन सभी फ्लक्सों को जोड़ दें तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित संपूर्ण फ्लक्स की गणना की जा सकती है। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे और इसको लिखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन A.ds, इसका मान होगा समीकरण 4, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा। तो जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो du1 du2 du3 तीनों में कॉमन है, तथा अंदर जो मान मिलेंगे वो है फर्स्ट डेल ऑफ A1 H2 H3 अपॉन डेल u1 प्लस दूसरी स्टेप ये आएगी डेल ऑफ A2 H1 H3 अपॉन डेल u2 प्लस थर्ड टर्म डेल A3 H1 H2 अपॉन डेल u1 एंड du1 du2 एंड du3, ये तीनों टर्म में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कैलकुलेट किया है, इसे हमने कहा समीकरण 7। अब बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान ज्ञात होने के पश्चात हम डाइवर्जेंस की परिभाषा, जो कि अभी हमने सीखी थी पहले, उससे डाइवर्जेंस की गणना कर सकते हैं वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में। तो डाइवर्जेंस ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/dv मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन A.ds, वेक्टर A डॉट वेक्टर ds। तो इस फ्लक्स का मान रखें यहाँ पर और आयतन dv का मान रखें। आयतन dv, तो ये क्या मान हो जाएगा यहाँ से 1/dv मल्टीप्लाई बाय डेल ऑफ डेल u1 A1 H2 H3 प्लस डेल ऑफ A2 H1 H3 अपॉन डेल u2 प्लस डेल ऑफ A3 H1 H2 अपॉन डेल u1 मल्टीप्लाई बाय du1 du2 एंड du3। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में आयतन अल्पांश dv का जो मान होता है वो होता है H1 H2 H3 एंड du1 du2 एंड du3। तो इस dv का मान अगर इस समीकरण में रखा जाए तब डाइवर्जेंस ऑफ A जो हमें प्राप्त होगा, वो जब ये मान रखेंगे तो du1 du2 और du3 कैंसिल होंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू जो हमें बचेगी वो होगी 1/H1 H2 H3 मल्टीप्लाई बाय डेल ऑफ A1 H2 H3 अपॉन डेल u1 प्लस डेल ऑफ A2 H1 H3 अपॉन डेल u2 प्लस डेल ऑफ A3 H1 H2 अपॉन डेल u1 प्लस डेल ऑफ A3 H1 H2 अपॉन डेल u1 प्लस डेल ऑफ A2 H1 H3 अपॉन डेल u1 प्लस डेल ऑफ A3 H1 H2 अपॉन डेल u1 प्लस डेल ऑफ A3 H1 H2 अपॉन डेल u1 अपॉन डेल u1
तो मान रखने पर du1 du2 और du3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग टर्म होगी वो ये मिलेगी। तो ये जो समीकरण है ये हमें वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का मान देती है। अर्थात इस समीकरण की सहायता से हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।